एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स आप कह सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं। दिस इज द लास्ट वीडियो थ्रू विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। सो आज एक सेपरेट टॉपिक हम लेकर के आए हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है, आप जानते होंगे, दैट इज एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी। ये टॉपिक के नाम से ये जो लेक्चर होगा ये फेमस होगा। लेकिन शुरुआत कहां से होगा? शुरुआत होता है एक टर्म से, दैट इज स्पॉन्टेनिटी से। आपने सुना होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि कोई चीज अपने आप हो रहा है कि फोर्सफुली कराया जा रहा है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप हो जाना। जैसे कि अगर आप वीडियोस देखते हैं कभी यूट्यूब्स में, तो जैसे कि सामने जो सबसे पहला पेज आ रहा होता है, उसमें शॉर्ट्स अगर आ रहे होते हैं तो खुद से वो चलते हैं, बिना साउंड के चलते हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन थोड़ा देर के लिए ही वो चलेगा। जब आप क्लिक करेंगे तो वो प्रॉपर साउंड के साथ चलेगा, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? हमने डेफिनेशन लिखा है, देखिएगा, बुक का डेफिनेशन है। चीजों को समझने का कोशिश करेंगे विद एग्जांपल्स। लिख रहा एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहला बात तो ये दिमाग में डाल लीजिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सबसे पहला बात, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? क्या रिवर्स करना पॉसिबल है? क्या? हाँ, पॉसिबल है, आगे जाके बात करेंगे, बट वर्क करना पड़ेगा। क्या लिख रहा है, पहले पूरा पढ़ देते हैं, चीजों को समझिएगा। एन इरिवर्सिबल प्रोसेस which has a natural tendency, which has a natural, ये नेचुरल है, which has a natural tendency to occur on its own after the proper initiation under the given set of conditions and can be reversed by some external agency only is known as spontaneous process। क्या पूरा सेंटेंस में कह रहा है? एक बात में समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्पॉन्टेनियस होने के लिए, अपने आप कोई चीज होने के लिए, सबसे पहले प्रोसेस को क्या होना पड़ेगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होना पड़ेगा, पहला बात। और वो नेचुरल प्रोसेस होंगे। नेचुरल प्रोसेस का मतलब क्या है, ये बात करते हैं। नेचुरल प्रोसेस, अपने आप होने वाला प्रोसेस, टेंडेंसी टू अकर, और खुद से होगा, आपको कुछ करना नहीं। लेकिन आफ्टर द प्रॉपर इनिशिएशन, शुरुआत आपको करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आपको किसी चीज को कंबशन कराना है, जलाना है। मान के चलिए आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है और आपको उसको बर्न कराना है। तो अपने आप तो वो बर्न नहीं हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? माचिस का तिल्ली निकाल करके माचिस उस पर मारना होगा, उसके बाद वो पूरा पेपर खुद से जल जाएगा। तो इनिशिएट आपने किया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। दैट इज नोन एज कि एक प्रॉपर इनिशिएशन आप दे रहे हैं, और वो किसी एक गिवन सेट ऑफ कंडीशंस है, प्रेशर, टेम्परेचर, और उस जगह उसके बाद वो कंटिन्यू खुद से प्रोपेगेट हो जा रहा है। उसको हम बोल देंगे क्या ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसको रिवर्स किया जा सकता है, बोल रहा है, वापस लाया जा सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर रिवर्स कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक एग्जांपल सिंपल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए कि रूफ टॉप पे आपका एक वाटर टैंक रखा हुआ, ठीक है। दिस इज अ वाटर टैंक, इसमें पानी भरे हुए हैं, ठीक है। और आप पाइप फिट किए हैं, इसमें पाइप फिट किया हुआ है, और ग्राउंड लेवल पर आप एक वाटर टैंक यहां पर रखे हैं, और इस पाइप के थ्रू आप कनेक्ट कर दिए हैं इस वाटर टैंक। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको ये बात पता है कि हायर लेवल पे ये वाटर टैंक रखा हुआ है, जो भी वाटर होगा वो अपने आप नीचे आ जाएगा। ये सर, आपको कुछ करना पड़ेगा क्या? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। दिस इज हायर लेवल, दिस इज हायर लेवल, हायर लेवल ऑफ वाटर। वो अपने आप क्या होगा? इस पाइप के थ्रू नीचे जाएगा, अपने आप जाएगा। बार बार कह रहे हैं इस वर्ड को हम, अपने आप नीचे जाएगा लोअर लेवल में, लोअर लेवल में। तो ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये क्या है, किसका एग्जांपल है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल है। आपको पता है कि मान के चलिए इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर दोनों को हम टच करा दें, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो कर जाता है। और कब तक फ्लो करता है? जब तक दोनों इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, मतलब दोनों का टेम्परेचर जब तक इक्वल ना हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है ये अपने आप होता है, आपको जस्ट टच कराना है, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आपको ये बात पता है, अगर आपके पास एक वायर है,
आपके पास एक वायर है, आपको बस पोटेंशियल डिफरेंस देना, एक बैटरी लगा दीजिए इस टर्मिनल से इस टर्मिनल। अगर दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करंट फ्लो करता है। इसी तरह से दुनिया में जो अपने आप होने वाली घटनाएं हैं, नेचुरल प्रोसेस है, या कह सकते हैं जिसको रिवर्स किया जा सकता है बट बाय द वर्क। जैसे कि पानी को अगर आप नीचे से ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपको एक वाटर पंप का यूज करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा, तब जाके ऊपर नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। ऐसे ही अपने आप नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इस दुनिया में क्या है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है समझने के बाद हमें इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में कि स्पॉन्टेनियस कोई प्रोसेस है कि नहीं है, ये चेक कैसे किया जाए, इस बात पर बात उठा कि कोई प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, कैसे पता करें। तो हमने एक सवाल लिखा इसलिए, इज डिक्रीज इन एंथैल्पी अ क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी। बोल रहा अगर किसी सिस्टम का एंट्रोपी डिक्रीज करता है, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है जिसका एंट्रोपी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एंथैल्पी, सॉरी मुंह से निकल गया यार, एंट्रोपी मिस्टेक। एंथैल्पी के बारे में बात हो रहा है, चेंज इन एंथैल्पी के बारे में बात हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज इन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है। अगर कोई सिस्टम है और उसका एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने का मतलब क्या है, नेगेटिव एंथैल्पी। तो क्या स्पॉन्टेनिटी से चेक होगा? हाँ, पहले यही होता था, ये चेक किया जाता था कि कोई सिस्टम का एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। अगर सिस्टम का एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल यहां पर देख लीजिए आप, अभी कंबशन वाला का एक एग्जांपल लिए थे हमने। ये एक पेपर है, उसको बर्न कर दिया, अपने आप जल गया, ठीक है। तो बताइए जरा, वो जो पेपर है उसके पास जो एंथैल्पी था वो डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ जलने के बाद? डिक्रीज हुआ। डिक्रीज अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी तरह से पहले पकड़ा जाता था कि ऐसा होता है, लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये बात पता लगा कि अगर कोई सिस्टम का एंथैल्पी इंक्रीज भी हो रहा होता है तो उस वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकता है। ये पहले का बात है, ठीक है कि नहीं? जमाना बदल चुका है। अब इस जमाने पे अब हम हैं, एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, मान के चलिए आपके पास वाटर है H2O, सॉलिड फेज में, दैट इज आइस है, मान के चलिए, क्लियर है कि नहीं? और टेम्परेचर अभी आपका दिया हुआ है, मान के चलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर है। क्या इस रूम टेम्परेचर पे ये अपने आप लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो सकता है? बताइए, आपको कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं ना, नहीं ना। आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और जरा बताइए एंथैल्पी में चेंज क्या होगा? एंथैल्पी में चेंज यहाँ क्या होगा, जरा बता सकते हैं? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा बच्चा? इंक्रीज करेगा। एंथैल्पी में इंक्रीमेंट होगा। अरे सॉलिड टू लिक्विड में जा रहे हो, सॉलिड टू लिक्विड में जब जा रहे होगे तो इसका टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज कर रहा होगा ना यार। सॉलिड का जो टेम्परेचर है उसको अगर घटा दोगे तो सॉलिड ही रह जाएगा, उसको घटाना पड़ेगा। हटा रहे हो मतलब समझ में आ रहा है? सिस्टम में तुम हीट दे रहे हो कि निकाल रहे हो, इस बात पर ध्यान दो। सिस्टम से हीट निकाल रहे हो कि दे रहे हो? दे रहे हो, तभी तो लिक्विड में जाएगा। सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाओगे? हीट दोगे तब। हीट दे रहे हो मतलब एडेड टू द सिस्टम, हीट एडेड टू द सिस्टम, एंथैल्पी पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये जो बात था, जो ये लाइन पे लिखा हुआ था, पहले के लिए बात सच था कि हाँ, एंथैल्पी चेंज जब भी नेगेटिव हो उस समय क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन बाद में ये बात पता चला कि कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं जिसमें एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होने के बाद, मतलब इंक्रीज करने के बावजूद भी वो प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। जस्ट इसका एक रिवर्स प्रोसेस ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका एक रिवर्स प्रोसेस ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए H2O लिक्विड है और इसको हमको क्या करना, फ्रीज करना है, H2O सॉलिड में कन्वर्ट करना है। यहां पे एंथैल्पी में चेंज क्या होगा, जरा बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव होगा। क्यों, समझ में आ रहा है? क्योंकि इस सिस्टम में से हीट को आपको बाहर निकालना होगा, कूल करना होगा इसको, तब जाकर के। और ये भी क्या है, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब ये दोनों बात पता चला कि जब भी नेगेटिव होगा, जरूरी अब ये बात नहीं है कि स्पॉन्टेनियस होगा। पॉजिटिव हो तो भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, नेगेटिव हो तो भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। इस जगह पे नेगेटिव है तब भी नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्योंकि आपको ये फ्रिज करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के हेल्प से। सिस्टम से हीट को बाहर निकालना पड़ेगा, फ्रिज में डालोगे तो ऐसा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो फिर दिमाग में ये बात आया
कि भाई ठीक है, पहले ये बात था, लेकिन इससे अब हम डिसाइड नहीं कर सकते, आज के टाइम पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो एंथैल्पी इज नॉट द क्राइटेरिया, बाय द हेल्प ऑफ enthalpy we cannot determine whether the process is spontaneous or not. So what is the term? So the very important term of this class and the whole lecture is entropy. तो एंट्रोपी एक नया थर्मोडायनेमिक फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कवरी हुआ, जिसमें ये बात बताने के लिए लाया गया साइंटिस्ट के हेल्प से, साइंटिस्टों ने क्या बताने के लिए लाया कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एंट्रोपी पढ़ते क्यों है ये बात बताने का कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी पढ़ा नहीं एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी पढ़ इसलिए रहे हैं, एक नया फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आ रहा है जो ये बताएगा कि कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस क्या हो रहा है, कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। चलिए आगे बढ़ेंगे एंट्रोपी की तरफ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी को, कोशिश करेंगे रिलेट करने के लिए स्पॉन्टेनिटी के साथ। पहले समझ लेते हैं कि एंट्रोपी क्या है। एक नया फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आ रहा है जो कि थर्मोडायनेमिक में स्पॉन्टेनिटी बताने में हेल्प करता है, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने बताया। पहले समझते हैं एंट्रोपी क्या है। सो एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर। कोई सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है और रैंडमनेस, एक ही बात है, डिसऑर्डर बोलिए या रैंडमनेस बोलिए। कोई सिस्टम के अंदर कितना डिसकंटिन्यूटी है या रैंडमनेस है, ये पता करने के लिए एक नया फंक्शन आपके सामने आया है, नया थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी आपके सामने आया है, दैट इज एंट्रोपी। मान के चलिए आपके सामने एक सिस्टम रखने जा रहे हैं हम, जैसे कि मान के चलिए ये एक सिस्टम है, ठीक है, और हम एक काम कर रहे हैं, इस सिस्टम में एक बाउंड्री वॉल लगा दे रहे हैं बीच में, और इस सिस्टम में दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड है इस वॉल की हेल्प से। इधर जो मॉलिक्यूल्स है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स इस प्रकार है। ये वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, चाहे कुछ भी हो, किसी का भी मॉलिक्यूल हो, वी डोंट नो, लेकिन ऐसा है, ठीक है। और एक तरफ जो दूसरे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कलर से पता चल रहा होगा, दो डिफरेंट कलर हमने दे दिया ताकि समझ जाएं कि इधर के जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी और सब्सटेंस के हैं और इधर जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी और सब्सटेंस के हैं। क्लियर है कि नहीं है? एक सिस्टम है जिसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सेपरेटेड बाय अ वॉल, वेल डिफाइंड वॉल। एक और सिस्टम आपके सामने हम बनाने जा रहे हैं जिसमें, ध्यान दीजिएगा, जिसमें ये जो आपको वॉल दिख रहा था, इसमें मान के चलिए हुक लगा हुआ था, इसको हमने हटा दिया। तो जैसे ही हटा देंगे ये क्या होगा, आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। बोलने का मतलब है कि ये अब सेपरेटेड नहीं है, ये अब सेपरेटेड नहीं है, बीच बीच में जो है ये ब्लू मॉलिक्यूल्स, अब किसका मॉलिक्यूल है ये नहीं पता, लेकिन आपको ये बात पता तो चल रहा होगा कि मिक्स होकर के रहेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जरा बताइए डिसऑर्डर किसमें है, इसमें ज्यादा डिसऑर्डर है कि उसमें ज्यादा डिसऑर्डर है? किसमें ज्यादा डिसऑर्डर? ये डिसऑर्डर इसमें। ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल, बट इसमें ज्यादा डिसऑर्डर है, इसमें कोई ऑर्डर है ही नहीं कि कहीं भी कुछ भी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस बात को पता करने के लिए एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन का डिस्कवरी हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं बच्चा एक बात और, एंट्रोपी को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप कह सकते हैं इसमें जो एंट्रोपी है वो कम है, इसमें जो एंट्रोपी है वो ज्यादा है, क्योंकि डिसऑर्डर ज्यादा है। समझ में आ गया? एकदम सिंपल चीज। क्लियर है? क्लियर है। चलिए एक बात और बताना चाहिए, जैसे मान के चलिए आपके पास तीन फेज रख रहे हैं, हम लिखने चाह रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है कि नहीं? सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपको पता है इस तरह से पास पास होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में जो है सेट किया हुआ रहता है। लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर होता है भाई, है ना, और कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है। गैस में और भी ज्यादा दूर दूर होते हैं, है ना, और कोई प्रॉपर ऑर्डर तो इसका होता ही नहीं है कि नहीं? इस तरह के आपसे हम ये बात पूछ रहे हैं
कि एंट्रोपी किस फेज में सबसे ज्यादा, टेम्परेचर सब में बराबर है, हाँ, यहां जितना टेम्परेचर, यहां उतना टेम्परेचर, यहां उतना टेम्परेचर। समझ में आ रहा कि नहीं है? बताइए जरा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो उस समय किसका एंट्रोपी ज्यादा, डिसऑर्डर किसका ज्यादा? अरे सबसे अच्छा ऑर्डर में ये दिख रहा है यार, डिसऑर्डर सबसे ज्यादा इसमें है। तो एंट्रोपी ऑफ गैस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड से ज्यादा होता है गैस का, और लिक्विड का एंट्रोपी ज्यादा होता है किससे? सॉलिड से। याद रहेगा। लेकिन इस सिचुएशन में तीनों में टेम्परेचर क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है सर। अब मन में ये सवाल आएगा, सर टेम्परेचर अगर बदल दे तो क्या होगा? कोई एक फेज को ले लीजिए आप, मान लीजिए गैस को ले लिए हम, कोई एक गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड में एंट्रोपी ज्यादा होगा कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड में एंट्रोपी ज्यादा होगा? मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी एक फेज को पकड़ लिए, ठीक है। अभी फिलहाल जो ये आपने देखा, ये डिफरेंट डिफरेंट फेज के लिए है, सेम टेम्परेचर में, पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पर ऐसा है, ठीक, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ये आपने बनाया। अब आपको हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर वेरी करो, टेम्परेचर को वेरी करो, लेकिन किसी एक स्टेट के लिए, मान के चलिए गैस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, यू हैव हाइड्रोजन गैस, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है एक जार में या एक सिस्टम में, और एक और सिस्टम में टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रैंडमनेस किसमें ज्यादा होगा? 30 डिग्री। टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी इंक्रीज होता है भाई साहब, नोट करके बढ़िया से लिख लीजिए, याद रहेगा। जो एंट्रोपी होता है, मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस बोलिए या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बोलिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर होता है। मतलब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाइएगा, एंट्रोपी भी ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा किसी भी सिस्टम में। किसी सिस्टम का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कीजिएगा तो एंट्रोपी भी इंक्रीज कर जाएगा। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने एक लाइन लिख के रखा है आपके लिए, इस लाइन को पढ़ने से पहले चीजों को हम समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, समझिएगा तभी जाके आगे क्लियर होगा। यहां से सवाल आता है, बच्चा कंफ्यूज भी करता है। मान के चलिए एक सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। एक और सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम, कोई डिफरेंट सिस्टम है जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये एक सिस्टम है और ये एक डिफरेंट सिस्टम है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। नाउ नाउ यू आर एडिंग सम हीट टू दिस सिस्टम, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दिए, मतलब कितना भी हीट दे रहे हो तुम्हारे ऊपर है। मान लीजिए 10 जूल हीट दे रहे हैं इसमें, जितना हीट इसमें दिए इसमें भी उतना ही हीट दे दिए, 10 जूल हीट दे दिए इसमें भी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसमें दे दिए मान लीजिए। सवाल अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एंट्रोपी में चेंज किसमें ज्यादा होगा? एंट्रोपी में चेंज किसमें ज्यादा होगा का मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड जब है इसमें भी एंट्रोपी है, इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसमें भी एंट्रोपी है, लेकिन जो एंट्रोपी में चेंज होगा, बदलाव जो होगा वो किसमें ज्यादा होगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक एग्जांपल देके समझाते हैं बच्चा जैसे। मान के चलिए आपके पास 50 रुपीज है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पॉकेट में 50 रुपीज पड़ा हुआ, किसी और के पॉकेट में 5 रुपीज पड़ा हुआ, उसको और 5 रुपीज दे दिए। किसको दे दिए? 5 रुपीज पड़ा हुआ किसी के पास और उसको 5 रुपीज दे दिए, तो कितना हो गया उसके पास? 10 रुपीज हो गया। इसके पास 50 रुपीज था, इसको भी 5 रुपीज हम दे दिए, कितना हो गया? 55। तो चेंज किस में ज्यादा फील होगा? इसको ज्यादा खुशी होगा, इसको ज्यादा खुशी होगा? अरे खुशी किसको ज्यादा होगा भाई साहब? इसको ज्यादा खुशी होगा, मेरे पास डबल पैसे हो गए, 5 to 10 हो गया, और इसके पास पहले से 50 रुपीज पड़ा हुआ है, 5 रुपीज ऐड कर लिया तो क्या ही पड़ा। बोलने का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर ज्यादा है, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका एंट्रोपी ऑटोमेटिक पहले से ही ज्यादा है। आप उसको ऐड और हीट दे करके बहुत ज्यादा हीट में, सॉरी, बहुत ज्यादा एंट्रोपी में चेंज नहीं कर पाएंगे। बोलने का मतलब है जब कम टेम्परेचर होता है और उसमें जब हीट ऐड करते हैं एक्स्ट्रा आप, उसका एंट्रोपी में चेंज ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं? लाइन पर ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है, हीट एडेड टू अ सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर कॉज ग्रेटर रैंडमनेस। ग्रेटर रैंडमनेस का मतलब होता है ग्रेटर एंट्रोपी देन व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज एडेड टू द हायर टेम्परेचर। क्लियर है कि नहीं है? जब हायर टेम्परेचर में हीट ऐड करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर लोअर टेम्परेचर में ऐड करते हैं तो किसमें एंट्रोपी में चेंज होगा ज्यादा? लोअर टेम्परेचर में ज्यादा है एंट्रोपी में चेंज होगा। और यही बात ये सजेस्ट करता है कि दिस सजेस्ट दैट द एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आई एम सेइंग हियर चेंज इन एंट्रोपी बच्चा डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
देखिए यहीं पे बच्चा गलती करता है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पर एंट्रोपी में चेंज लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एंट्रोपी चेंज के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा कि नहीं? टेम्परेचर बदलोगे ना तो एंट्रोपी भी बदलेगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर एंट्रोपी चेंज के बारे में बात हो रहा है, सो यू हैव टू रिवर्स योर आंसर कि एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है? कंसेप्ट इज क्लियर? नो, टेम्परेचर जितना कम है उसको अगर हीट दोगे तो उसका रेंडमनेस ज्यादा आएगा। एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम इज मोर देन दिस सिस्टम। क्लियर है कि नहीं है? एंट्रोपी चेंज अगर आपसे पूछा जाए इस सिचुएशन में, एंट्रोपी चेंज एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर देन एंट्रोपी चेंज इन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलिए क्लियर है कि नहीं? एकदम बच्चा बच्चा समझ में आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो भी कमेंट कर दीजिए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू क्लियर दिस। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमें एंट्रोपी के साथ स्पॉन्टेनिटी को कनेक्ट करना है। तो स्पॉन्टेनिटी को कनेक्ट करने के लिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपका जेईई मेंस 2020 का आया हुआ है, और उसके बाद ये जो एंट्रोपी जो पढ़ रहे हो आप, उसका फॉर्मूलाज वगैरह अभी तक नहीं आया, उसको फॉर्मुलेट करेंगे। देखो यहीं से निकलेगा इसका फॉर्मूला। ध्यान रखना, एंट्रोपी में चेंज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यहीं से निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे। अब हम इस स्लाइड में एक क्वेश्चन डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को इसलिए हमने लिया है कि देखिए अच्छा से पढ़ने से सवाल बनता है। बहुत टफ सवाल है क्या नहीं, आपको पढ़ने से पता चलेगा। जेईई मेंस 2020 का सवाल है, ठीक है। सवाल कह रहा है द ट्रू स्टेटमेंट अमंगस्ट द फॉलोइंग इज। एकदम सिंपल सवाल है, बोला जा रहा है, चार ऑप्शन दिया है, बोथ डेल्टा एस एंड एस आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस है, एस क्या है? एंट्रोपी है। बोला बोथ आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्या दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? नेक्स्ट बोल रहा है बोथ डेल्टा एस एंड एस आर नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दोनों ही टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। टेम्परेचर बदलने से एंट्रोपी में चेंज या एंट्रोपी चेंज नहीं होता है, ये कह रहा है। इसमें लिखा है S इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बट डेल्टा S इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसमें लिखा है S इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बट डेल्टा S इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। भाई साहब अभी जस्ट पढ़ के हम लोग आए हैं कि एंट्रोपी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और चेंज इन एंट्रोपी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और चेंज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दोनों ही टेम्परेचर का फंक्शन है बॉस, डिपेंड करता है दोनों ही। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा चीज है। क्लियर है कि नहीं? ठीक, ये जेईई मेंस 2020 का बार बार इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। तो थर्मोडायनेमिक्स से इस तरह का सवाल भी आता है। क्या करता है बच्चे कि शुरू से लेकर के 2-3 लेक्चर्स देख लेते हैं, वाह बहुत बहुत कुछ सीख लिए, वर्क डन निकालने सीख गए, बहुत कुछ हो गया, बस उसके बाद छोड़ देते हैं, ये सब सवाल में आ जाते हैं, खत्म हो जाता है। मतलब थर्मोडायनेमिक का ऐसा सवाल आया था जो सर पढ़ाया ही नहीं। अरे पढ़ाया हुआ रहता है ना, लास्ट तक देखने का ना, लास्ट तक देखने का। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एंट्रोपी के बारे में और फर्दर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एंट्रोपी में चेंज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में क्या टेम्परेचर है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अभी जस्ट आपने पढ़ा। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट यहां पर क्या है जानते हैं? कि आपने कितना हीट दिया। ये जो एंट्रोपी में चेंज किया, ध्यान दीजिएगा क्या बोल, एंट्रोपी में चेंज किया किसके वजह से? हीट दिया होगा। तो कितना हीट दिया, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना हीट, वो तो कांस्टेंट होगा ना, इतना हीट दिया, जो भी होगा कांस्टेंट होगा, वो हम लिखने जा रहे हैं आपका। किसी भी सिस्टम का जो एंट्रोपी होगा, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, सॉरी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम लिखे हैं, इज इक्वल टू होता है Q। ध्यान से स्टेटमेंट आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। Q हीट, Q मतलब हीट, लेकिन कौन सा प्रोसेस होना चाहिए? रिवर्सेबल। क्यों रिवर्सेबल? क्यों रिवर्सेबल? ध्यान दीजिएगा, क्यों रिवर्सेबल? और किसको दे रहे हैं? सिस्टम को। तो ध्यान से सिस्टम लिखिएगा, ठीक है। डिवाइड बाय क्या है? टेम्परेचर है। ये हो गया एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। सर खाली सिस्टम का लिख रहे हैं, सराउंडिंग का भी एंट्रोपी में चेंज हो सकता है कि? हाँ हो सकता है, इसीलिए हमने सिस्टम के बारे में कहा। जब आप सिस्टम यहां लिखिएगा तो यहां पर भी क्या लिखिएगा? सिस्टम। मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड भी हो सकता है बाय द सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम हो सकता है। बोलने का मतलब अगर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम होगा तो हीट पॉजिटिव आएगा, मतलब एंट्रोपी में चेंज भी पॉजिटिव आएगा। अगर हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम होगा तो क्या होगा? क्यू नेगेटिव में आएगा, हीट मतलब क्यू
नेगेटिव में आएगा तो एंट्रोपी में चेंज भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब एंट्रोपी में जो चेंज है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। हम क्या जीरो नहीं हो सकता? किसी सिस्टम का में कोई डिसऑर्डर नहीं है मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो एंट्रोपी में चेंज जीरो हो जाएगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है एंट्रोपी में चेंज। और फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा कि चेंज इन, अच्छा एक बात और, तो सर सिस्टम का आपने बोला सराउंडिंग का भी निकाल सकते हो। हाँ, मान के चलिए आपको पूछा जाए इस तरह से कि जरा बता दो एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग बताओ, कैसे निकालेंगे? सिस्टम का अगर पता है, टोटल अगर पता है तो माइनस कर देंगे। बोलने का मतलब एंट्रोपी चेंज टोटल एंट्रोपी चेंज अगर आपसे पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं? एंट्रोपी चेंज इन द सिस्टम और प्लस करना होगा एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग। तो इस फॉर्मूला से आप एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है? टोटल एंट्रोपी दिया हुआ रहेगा, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम को इधर लेके आ जाएंगे, माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स दे करके समझाते हैं। कब एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, कब एंट्रोपी नेगेटिव होगा, ये सब समझते हैं। एंट्रोपी जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी जब घटेगा तो नेगेटिव होगा। कुछ एग्जांपल्स लेके समझने का कोशिश करते हैं। मान के चलिए कुछ रिएक्शन दिया होगा, केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल पहला ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए H2 प्लस नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं और NH3 ले लेते हैं। ठीक है, सारे गैस हैं, हम लिखे नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन कर रहा है और अमोनिया गैस फॉर्म कर रहा है। एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पहले बैलेंस करना। क्या करना? पहले बैलेंस करना। तो यहाँ पर क्या करना होगा भाई, तुमको 2 लिखना होगा और इधर क्या करना होगा, 3 करना होगा। 3H2 कर दिए हमने। क्लियर है कि नहीं? तो चेक कीजिएगा इधर कितने मोल्स है टोटल, 3 और 1 कितना हो गया, 4 मोल्स। और इधर कितने मोल्स है, 2 मोल्स। कितने मोल्स, 2 मोल्स। अरे भाई मोल्स बढ़े कि घटे? घट गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं, क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। भाई साहब पहले पहले मान के चलिए पार्टिकल 3 थे आपके पास, अब पार्टिकल 2 हो चुके हैं, तो रैंडमनेस बढ़ा कि घटा है? घट गया यार। अरे 2 ही पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच क्या रैंडमनेस है? समझ में आ रहा है? 3 से अच्छा 2 बोलने का मतलब रैंडमनेस घट जाता है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर घट गया है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी। यहां पर पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। घटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना नहीं पता लेकिन घटा है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके पास PCl5 गैस है और ये कन्वर्ट हो रहा PCl3 गैस और Cl2 गैस। बताइए जरा कितने मोल्स है? बैलेंस्ड है ऑलरेडी, 1 मोल है। और यहां पर कितने टोटल मोल हो गए, 2 मोल्स। इंक्रीज हो गया, हाँ कि ना? इंक्रीज अगर हो गया तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे पता करेंगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एग्जाम में सवाल आएंगे भाई, आगे हम जाएंगे बताएंगे कि सवाल कैसा। पहले तो पकड़ने सीखिए कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आगे और एग्जांपल होगा, डिसोसिएशन ऑफ NaCl यहाँ लिखते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, डिसोसिएशन ऑफ NaCl। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो यार, आयनाइजेशन। डिसोसिएशन मतलब आयनाइजेशन। NaCl को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। अरे पानी में डाल दिए, खोल दिए तो क्या हो गया, Na प्लस और Cl माइनस। तो बढ़ा की घटा यार, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा की घटा। इधर सिंगल मोल है, इधर 2 मोल है, इंक्रीज हुआ ना, आयंस बढ़ गए ना, तो डिसोसिएशन में हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगा। उसी तरह इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर कोई मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा होगा तो क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा। फिलहाल एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी यहां पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? चलिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तोड़ो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, पता है ना क्लास 10 में पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, CO2 गैस। बैलेंस करना, बैलेंस करना। कैल्शियम 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 है भाई, 1 और 2 उधर 3 हो गया, कार्बन 1 है, कार्बन बैलेंस्ड है। क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स बढ़ा कि घटा, बढ़ गया है, बढ़ गया है तो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव।
तो चलिए इतने एग्जाम्पल की हेल्प से तो आप ये बात समझ गए होंगे कि कैसे पता करें पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। किसी केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो पॉजिटिव की नेगेटिव कैसे पता करेंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड में बढ़ गया होगा इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट साइड तो पॉजिटिव ले लेने का, और अगर डिक्रीज कर गया होगा तो नेगेटिव ले लेने का। समझ में आ गया है। इसके साथ हम अब आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूलाज आपको याद हो गए होंगे तो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एंट्रोपी के बारे में जितना बताना था हमने बता दिया। अब हम इसका यूज करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के स्टेटमेंट को समझना है। देखिए, अगर थ्योरेटिकली हम जाएं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे जब, तो आपको ये बात पता लगेगा कई सारी साइंटिस्ट ने कई सारे स्टेटमेंट्स दिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, लेकिन सबका जो कंक्लूजन निकला वो ये है। तो सारे स्टेटमेंट्स को लिखने से बेटर ये हम समझ रहे हैं कि जो उन सभी का कहना था, कोई इस रास्ते से जाकर के यहीं तक पहुंचे, कोई इस रास्ते से जाके यहीं तक पहुंचे, ठीक है। बहुत सारे स्टेटमेंट है। कैल्विन का स्टेटमेंट अलग है, कार्नोट का स्टेटमेंट अलग है, बहुत सारे साइंटिस्ट। तो जानने का भी जरूरत है, आपको समझना क्या है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है कि पूरे यूनिवर्स में सिस्टम प्लस सराउंडिंग मतलब पूरा यूनिवर्स मतलब टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो भी होता है, सॉरी टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो भी होता है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। रैंडमनेस जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यही कंक्लूजन है, लिख रहा है। फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, अगर कोई आइसोलेटेड, अर्थ इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कोई अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। कोई भी अर्थ के एग्जांपल लिया हमने, एंट्रोपी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा और करता जा रहा है। इस स्टेटमेंट के हेल्प से हम तीन बातें आपके सामने लिखने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चेंज इन एंट्रोपी, टोटल टोटल चेंज इन एंट्रोपी मतलब यूनिवर्स के बारे में बात हो रहा है, मतलब सराउंडिंग और सिस्टम दोनों को ऐड करके बताया जा रहा है। सिर्फ पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में बात नहीं हो रहा, उसके अलावा भी जो चीज है उनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें। क्लियर है कि नहीं। अगर एंट्रोपी में चेंज इंक्रीज हो रहा है, अगर हो रहा है, ये जो स्टेटमेंट कह रहा है हो रहा है, अगर हो रहा है मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी में चेंज अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होता है। और वो सारे प्रोसेस क्या होंगे, लिख के रख लीजिए, वो सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे। अब हम स्पॉन्टेनिटी के साथ इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब वो सारे प्रोसेस क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे। क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब समझ में आ चुका होगा, अकरिंग इटसेल्फ। बस आपको क्या करना होता है, इनिशिएट करना होता है। अपने आप होने वाले सारे प्रोसेस हैं, और अपने आप होने वाले सारे प्रोसेस में एंट्रोपी में जो चेंज होगा, टोटल एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो हमेशा जीरो से ज्यादा होगा, बोले तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अगर इसका रिवर्स हुआ तो, अगर इसका रिवर्स हुआ तो बोले तो नेगेटिव आ गया एंट्रोपी में चेंज, तो वो प्रोसेस अपने आप तो नहीं हुआ है भाई साहब। ये स्टेटमेंट यही कह रहा है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम कोई भी चीज अगर हो रहा है उसके अंदर नेचुरली, तो उसका एंट्रोपी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा मतलब पॉजिटिव आने का। लेकिन अगर अपने आप नहीं हो रहा, आप कर रहे हो, तो उसका एंट्रोपी डिक्रीज भी कर सकता है। दैट विल बी डन बाय द एक्सटर्नल एफर्ट, कैन नॉट बी डन इटसेल्फ। तो टोटल मतलब हो गया यूनिवर्स का जो एंट्रोपी में चेंज होगा, अगर लेस देन जीरो हो गया मतलब नेगेटिव हो गया अगर, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक बात बीच में आ रहा है कि अगर सर टोटल एंट्रोपी में जो चेंज है, मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी में जो चेंज है वो कुछ ना हो, दैट इज इक्वल टू जीरो, अगर वो जो स्टेट है उस स्टेट को कहते हैं, बहुत खूबसूरत सा नाम है, इक्विलिब्रियम। क्या है वो, इक्विलिब्रियम, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज होता है जिस समय हमें ये देख के पता लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन होता है। अगर वो चैप्टर कोई पढ़ करके इस लेक्चर को देख रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में तो आप देखेंगे वो चीज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ये देख के लगता है सिचुएशन में कि कुछ हो नहीं रहा है, बट उस समय फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस समय एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी होता है लेकिन एंट्रोपी में चेंज कुछ भी नहीं होता है,
change in entropy is zero, that state is known as equilibrium. क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज आपका नेक्स्ट चैप्टर में हेल्प करेगा, क्लियर है कि नहीं? और क्लास 12 में भी हेल्प करेगा, इस बात को ध्यान रखिए, क्लास 12 में भी ये बातें हेल्प करेंगे, ठीक है? एंट्रोपी में चेंज अगर पॉजिटिव है स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी में चेंज अगर नेगेटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर एंट्रोपी में चेंज कुछ भी नहीं है दैट इज जीरो है तो इक्विलिब्रियम। क्या आपको समझ में आ गया है? अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए अब हम क्या करेंगे ना, एंट्रोपी निकालेंगे हम, एंट्रोपी में चेंज निकालेंगे हम अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तो हम लोग जानते हैं, जैसे रिवर्सिबल, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब में अलग अलग फॉर्मूलाज आते हैं। आपको पता है वर्क डन निकालने का तरीका तो पता है पहले से, अगर वर्क डन निकालने का तरीका पता होगा तो बाकी सब निकल जाएंगे आसानी से। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया आपको, अब हम डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या करेंगे, एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। तो पहला हमने जो प्रोसेस लिया है दैट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरा बात आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो है बच्चा, ध्यान से देखिएगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो है। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है। क्यों? एनसीवी डेल्टा टी, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी क्या होगा, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो चुका है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम यहाँ पर हेल्प लें तो हम लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या लिखते थे, क्या लिखते थे भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। माइनस क्यों लिखा? वर्क डन बाय द सिस्टम है। कौन कर रहा है वर्क? वर्क सिस्टम कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तब हमने माइनस डब्ल्यू लिखा है। ओके, तो चेंज इन इंटरनल, अच्छा एक बात और, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर हो तो प्लस हो जाएगा। चलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम ही ले लेते हैं। चलिए ऑन द सिस्टम, कंफ्यूजन क्लियर? प्लस माइनस तुम लोग कर सकते हो अपने से ना। अब वो डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन है, कि सिस्टम वर्क कर रहा है कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो हम फिलहाल प्लस अगर लिखें तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव हो गया। ये बच्चा जीरो अगर है, अगर ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा आपका Q प्लस डब्ल्यू, और यहां से हमको ये मिल जा रहा है कि Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक, यहां से यहां तक आ गए हैं। ये बताइए हमको, ये जो W है वर्क डन है, इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन आप निकालने सीख चुके हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, माइनस 2.303, याद आ रहा है, एनआरटी, उसके बाद क्या लिखते थे, लॉग बेस 10 P1 बाई P2 या V2 बाई V1, फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, याद आ रहा? और V2 बाई V1 की जगह क्या लिखते थे फिर, P1 बाई P2। क्यों? क्योंकि आपको पता आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो क्या लिखते थे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। होता था कि नहीं होता? आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट अगर है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सिमिलरली आप लिख सकते हैं यहाँ पर P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या हो जाता था, V2 बाई V1 हो जाता था। ये सारे बातें हमने पढ़ाया है। बोलने का मतलब यहाँ पर V2 बाई V1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, P1 बाई P2 लिखा जा सकता है। नाउ हम यहाँ पर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना क्या है, एंट्रोपी चेंज निकालना है हमें। एंट्रोपी चेंज, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बच्चा, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो निकाले हो क्यू किस में निकाले हो, रिवर्सिबल में ही तो निकाले। तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, क्लियर है कि नहीं? तो रिवर्सिबल में क्यू क्या निकला है, माइनस डब्ल्यू निकला है, और माइनस डब्ल्यू माइनस पहले से लिखा हुआ है और वहां पर पहले से और एक माइनस है, तो 2.303 NRT, उसके बाद क्या है, लॉग बेस 10, लॉन करेंगे तो क्या आ जाएगा पता है ना, 2.303 नहीं आएगा। ये सब पता है आप लोगों को। आप अगर वर्क डन कैलकुलेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये लास्ट वीडियो है इसका। चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू, ये देखिए टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 NR log base 10 V2 by V1। so this is change in entropy। क्लियर है कि नहीं है? फॉर्मूला आपके सामने। और हाँ हाँ हाँ, ये बात हम जानते हैं, V2 by V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, P1 by, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2.303 NR log base 10 P1 by P2।
ये भी लिख दिया। चलिए, कमी नहीं रहना चाहिए नोट्स। बोलिए फॉर्मूला बहुत टफ है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वर्क डन अगर आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस में तो बस बैठा दिए, वही काम हो गया। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए समझ में आ गया है? तो चलिए अगर समझ में आ गया बच्चा लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए इसी स्लाइड में हम एक काम करते हैं, एक ले लेते हैं प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, आप लोग 2 नंबर लिखेंगे। क्या? 2 नंबर लिखेंगे। दूसरा नंबर में रिवर्सिबल रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अरे एडियाबेटिक प्रोसेस, हीट चेंज नहीं होगा भाई साहब। देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम। हीट चेंज इज जीरो। क्यों जीरो है यार? हीट ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा तो एंट्रोपी में चेंज ही क्यों होगा? भाई साहब एंट्रोपी कब चेंज होता था? जब हीट ऐड करते थे। तो अगर एंट्रोपी में चेंज लाना है तो हीट में चेंज होना चाहिए था, नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? Q बाई T। Q अगर जीरो है तो एंट्रोपी में चेंज भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए हमने छोटा सा जगह में इसको कवर कर दिया। एडियाबेटिक प्रोसेस में याद रखिएगा एंट्रोपी में चेंज नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज जीरो, तो क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस हमने लिया है दैट इज रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब हो गया आपका प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, याद कीजिए हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता था? एंथैल्पी। क्या था? तो वहीं से शुरुआत करेंगे डेरिवेशन का हम, है ना? आप लिख सकते हैं डी क्यू चेंज इन हीट इज इक्वल टू एन सी पी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, और डेल्टा टी के जगह डी टी हम लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि छोटा सा हीट में चेंज आपने किया तो छोटा सा टेम्परेचर चेंज की वजह से वो हुआ। यहाँ डेल्टा लिखते तो यहाँ भी डेल्टा लिखते, कोई दिक्कत? क्लियर है? ऐसा क्यों लिखा? हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। सो व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी? एक काम करते, छोटा सा एंट्रोपी में चेंज के बारे में बात करेंगे, ds। तो पक्का छोटा सा हीट में भी चेंज हुआ होगा, हाँ कि ना? यहाँ डेल्टा लिखते तो वहां भी छोटा सा हीट में चेंज हमने लाया है। ठीक, यहां तक तो क्लियर है सर? ओके। अब इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं एन सी पी डी टी बाई टी। हमें कंप्लीट चेंज इन एंट्रोपी चाहिए, छोटा सा एंट्रोपी में चेंज नहीं चाहिए, कंप्लीट चेंज इन एंट्रोपी चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा टेम्परेचर से कौन सा टेम्परेचर तक, क्योंकि वेरिएबल इधर क्या है? टेम्परेचर। तो कौन सा टेम्परेचर से कौन सा टेम्परेचर तक आप लेके जा रहे हो, ये बस बताना पड़ेगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट बोलने का मतलब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं हम। इसको जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो चेंज इन एंट्रोपी निकल करके आएगा, कंप्लीट चेंज इन एंट्रोपी। और इधर इंटीग्रेट कीजिएगा तब कंप्लीट निकल करके आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? एन सी पी डी टी बाई टी। और वेरिएबल कौन है? टेम्परेचर। मान के चलिए टेम्परेचर T1 से T2 तक जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? अब तो बस इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए ध्यान से, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन और सीपी, एन और सीपी तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा? 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/t का ln t। अरे 1/x का क्या होता है? ln x होता है dt के रिस्पेक्ट में, तो t हो जाएगा। एन सी पी क्या हो जाएगा? ln मैंने log बेस e, और यहाँ पर log बेस e, और t यहाँ पर T1 से T2 तक। ठीक है, दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। आप लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है ए भाई साहब, लॉग बेस ई है, बेस 10 में बदल दें। बेस 10 में जैसे ही बदलेंगे तो क्या करना होगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया n, ये हो गया cp, ये लॉग में क्या आ चुका है? बेस में 10 आ चुका है। आपको पता है यहाँ क्या लिखेंगे? लॉग T2 माइनस लॉग T1। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लॉग T2 माइनस लॉग T1, तो नेक्स्ट लाइन आपका क्या हो जाता है? log T2 बाई T1। हाँ कि ना? इतना तो बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं log T2 बाई T1। दिस इज चेंज इन एंट्रोपी,
दिस इज चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोबैरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ सीपी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। क्लियर है कि नहीं? सीपी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ओके, ठीक है। यहीं पर एक और लिया जा सकता है, आइसोबैरिक की जगह आइसोकोरिक अगर कह दे, आइसोबैरिक की जगह आइसोकोरिक अगर कह दे। चलिए फोर्थ नंबर प्रोसेस हम ये ले रहे हैं, रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस अगर कर दिया जाए तो क्या करोगे आप? सर यहीं से सब कुछ शुरू करेंगे, शुरुआत तो सब यहीं से करेंगे, बस सीपी के जगह क्या हो जाएगा? सीबी, क्योंकि कोरिक प्रोसेस मतलब हो गया, आइसोकोरिक मतलब हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ से शुरुआत करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। बोलिए क्लियर है कि नहीं? वैसे आप डेरिवेशन करते हुए आगे जाएंगे और सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ सीपी लिखा हुआ है, वहां पर क्या आएगा? सीबी आएगा। हम डायरेक्टली रिजल्ट लिख देते हैं, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 एन सी वी लॉग बेस 10 T2 बाई T1। सेम फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आइसोबैरिक में सीपी लगता है, आइसोकोरिक में सीवी लगता है। क्लियर है कि नहीं? डेरिवेशन सेम तरीके से होगा, तो फिर से मैंने नहीं किया, एकदम सेम प्रोसेस होगा, कोई दिक्कत है? सीवी क्या हो जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस यही डिफरेंस है दोनों में, और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमने एक टॉपिक लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है इससे, क्या है? एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, उसमें एंट्रोपी चेंज के बारे में डिस्कस कर रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल मतलब कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं है, ठीक है। अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट क्यू फ्रॉम सराउंडिंग एट टेम्परेचर टी। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब यह है कि मान के चलिए आपके पास एक सिस्टम है, ठीक, आइसोथर्मल की कहानी है, रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है। आप क्या कर रहे हैं? सिस्टम में हीट दे रहे हैं क्यू अमाउंट का, और टेम्परेचर क्या है उस समय? टी है। कहां का टेम्परेचर? सवाल ये होता है, सिस्टम की कि सराउंडिंग का? सिस्टम का, दोनों का। आंसर ये है, क्या है? दोनों का। बोलने का मतलब जो टेम्परेचर सराउंडिंग में है अभी, वही टेम्परेचर सिस्टम में है अभी, और उस सिचुएशन में आप इसमें हीट ऐड कर रहे हो। बच्चे समझ नहीं पाते, प्रॉब्लम ये है। अभी इरिवर्सिबल में ना कुछ और बात करेंगे। ये क्या है? एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल में बात होगा, उस समय होगा ना टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, तभी तो इरिवर्सिबल होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। रिवर्सिबल होने के लिए अभी दोनों में क्या है? टेम्परेचर सेम है, मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, सिस्टम का वही टेम्परेचर है, और उस सिचुएशन में हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम में ऐड कर रहे हैं। लिख रहा है यहाँ पर, फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट क्यू फ्रॉम सराउंडिंग एट टेम्परेचर टी। ये जो टेम्परेचर टी है ना, वो सिस्टम का भी टेम्परेचर और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर है। इस सिचुएशन में अगर चेंज इन एंट्रोपी आपसे पूछा जाए, किसका? ना सिस्टम का, तो आप क्या करोगे? इस समय अगर चेंज इन एंट्रोपी आपसे पूछा जाए सराउंडिंग का, तो आप क्या करोगे? सर चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू होता है क्यू रिवर्सिबल, रिवर्सिबल वाला ही क्यू है, ये रिवर्सिबल वाला ही क्यू है, रिवर्सिबल ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। और टेम्परेचर उस समय सिस्टम का क्या है? टी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेम्परेचर सिस्टम का भी टी है और सराउंडिंग का भी टी है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसका क्या लिखोगे भाई? सर सेम लिखना होगा। फिलहाल जब सिस्टम का लिख रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट कहां आ रहा है? सिस्टम में आ रहा है, इसीलिए प्लस में हमें लिखना होगा। और अगर सराउंडिंग के लिए उसी समय तुमको लिखना बोले, तो सराउंडिंग से तो हीट सिस्टम में गया है, तो उस समय अगर सराउंडिंग का देखा जाएगा तो हीट यहां से गायब हुआ है, मतलब कम हुआ है, मतलब आपको क्या लिखना होगा? माइनस क्यू बाई टी। मतलब दोनों ही सेम अमाउंट में है। और अगर आपसे पूछा जाए, बता दो जरा टोटल कितना है, टोटल एंट्रोपी में चेंज कितना है इस रिवर्सिबल प्रोसेस में? टोटल मतलब सराउंडिंग प्लस
सिस्टम दोनों का, यूनिवर्स के बारे में बात किया जाए तो आप क्या बोलोगे, अरे दोनों सेम है, प्लस माइनस में है, वो क्या हो जाएगा, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो किसी भी रिवर्सेबल प्रोसेस में क्या होगा, आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज, टोटल एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, जीरो होगा। सराउंडिंग में जितना होगा सिस्टम में उतना होगा। बोलने का मतलब प्लस माइनस में होगा। अगर सराउंडिंग में अगर सिस्टम गेन कर रहा है हीट तो सराउंडिंग लॉस कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट लॉस कर रहा है, तो एंट्रोपी में चेंज उसमें भी उतना ही होगा। क्लियर है। अगर यहाँ रैंडमनेस बोलेगा तो एंट्रोपी बढ़ा है तो यहाँ एंट्रोपी ऑब्वियसली घटा होगा। समझ में आ रहा है, ये बोलना चाह रहा है, समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखेंगे सेम चीज को। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें देखना है एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चा ये बात दिमाग में तो क्लियर होगा ही, आपको फिर भी एक बार याद करा दें। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, नेचुरल प्रोसेस। बात समझ में आ रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप कह सकते हैं। इरिवर्सिबल ही होता ना स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाले प्रोसेस। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ने से पहले समझाऊं कि ये आपके पास सिस्टम है, ठीक, और सिस्टम में जो टेम्परेचर है वो टी सिस्टम लिख देते हैं, और इसके बाहर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर हम टी सराउंडिंग लिख देते हैं, ठीक है। और ये हम मान रहे हैं, लेट्स सपोज कि टी सराउंडिंग अगर ज्यादा है टी सिस्टम से तो टेम्परेचर तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगा। अरे टेम्परेचर ज्यादा से कम की तरफ फ्लो, हाई टू लो, अपने आप करेगा कि आप करवाओगे, अपने आप करेगा। इजंट इट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अरे इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेसों को इरिवर्सिबल कहते हैं और स्पॉन्टेनियस भी कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ऑटोमेटिक, लेट्स सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग से सिस्टम में चला जाएगा और ये ऑटोमेटिक होगा, बोले तो स्पॉन्टेनियसली होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम न हो जाए। यस और नो, बच्चा समझ में आ गया। ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है, लेट क्यू हीट फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग एट टेम्परेचर टी सराउंडिंग टू सिस्टम एट टेम्परेचर टी सिस्टम। अगर सराउंडिंग से हीट सिस्टम पे आ रहा है तो पक्का सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है सिस्टम से, और ऑटोमेटिक जो है ये हीट आ जाएगा। इसके पहले जो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपने पढ़ा था, टेम्परेचर दोनों जगह का, बोले तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का सेम था, और आपको हीट ऐड करना पड़ा था, यू अप्लाइड द एफर्ट टू ऐड द हीट। यहां पर ऐसा नहीं है, अपने आप हो रहा। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, इस सिचुएशन में अगर आपसे बोला जाए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम लिखो और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस ऑफ सराउंडिंग लिखो, तो क्या लिखोगे बताओ जरा। अरे सिस्टम में कितना हीट आया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट आया, ऐड हुआ तो प्लस कर रहे हैं, और टेम्परेचर कितना है सिस्टम का, तो टी सिस्टम। दोनों सेम है क्या, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर? नो, यहां लिख दिया हमने सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम का टेम्परेचर से ज्यादा है, ये मान लिया हमने। क्लियर है कि नहीं है, आगे बात करते हैं। अच्छा, सराउंडिंग का क्या होगा, सिस्टम में कितना हीट आया क्यू, तो सिस्टम से हीट कितना गया क्यू। अरे भाई साहब, आया कहां से, सराउंडिंग से ही ना आया सिस्टम में, तो गया बोलने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस क्यू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन उस समय टेम्परेचर इसका क्या है, सराउंडिंग का टी सराउंडिंग है, जो कि सिस्टम से अलग है। क्या दोनों का वैल्यू सेम है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्यू भले सेम है बट सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग अलग है। तो यहां पर ये बात हम आपको कहना चाह रहे हैं, जब टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम निकालेंगे, टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम निकालेंगे, उस समय इसको ऐड करेंगे, दैट इज क्यू अपॉन टी ऑफ सिस्टम प्लस माइनस क्यू अपॉन टी ऑफ सराउंडिंग, और दोनों को ऐड करने के बाद कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा बच्चा। सिस्टम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, टोटल 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 टोटल, सॉरी टोटल टोटल, यहाँ कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा, जीरो नहीं आएगा। मतलब एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं होता, एंट्रोपी में चेंज कभी भी जीरो नहीं होता है, एंट्रोपी में चेंज होना ही होना है। क्लियर है कि नहीं है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है कि जो एंट्रोपी में चेंज होगा
वो पॉजिटिव ही होगा। इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव गलती से आ गया बच्चा, मतलब सिस्टम अगर ज्यादा है, सिस्टम में अगर हीट बाय टेम्परेचर जो भी हो, अगर ज्यादा आ जाए ये वैल्यू तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आता है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी अगर पॉजिटिव आता है तो वो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। अभी थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा, क्लियर है कि नहीं? अगर नेगेटिव आएगा तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर जीरो आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम, जो कि इसके पहले वाला था, क्या था वो, रिवर्सिबल। मतलब आप जो नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद इक्विलिब्रियम, और उस इक्विलिब्रियम में आपको ऐसे केमिकल रिएक्शंस पढ़ने होंगे जो रिवर्सिबल होंगे। रिवर्सिबल बोले तो मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। उसी सिचुएशन में एंट्रोपी में चेंज जीरो हो सकता है। अगर आप लोग पढ़ के आए हैं तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा कि बात, सर वहां रिवर्सिबल रिएक्शन से ही कहानी चालू होती है सर। तो रिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी में चेंज जीरो होता है, इरिवर्सिबल में जीरो कभी भी नहीं होगा। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें एक सेपरेट टॉपिक गिब्स एनर्जी पढ़ना है, और ये भी स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड है। मतलब शुरुआत हुआ था एंथैल्पी चेंज से। हमने बोला था कि जब किसी भी सिस्टम का एंथैल्पी में चेंज नेगेटिव आ जाए, मतलब एंथैल्पी में चेंज नेगेटिव आ जाए, मतलब एंथैल्पी डिक्रीज कर जाए, तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। फिर हमने बोला कि ऐसा भी देखा गया कि जब एंथैल्पी में चेंज इंक्रीज कर गया तब भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। फिर हमने एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन डिक्लेयर किया, उसका नाम दिया एंट्रोपी। और एंट्रोपी में हमने ये डिस्कस किया कि अगर सिस्टम में हीट ऐड कर दी, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर तो क्या हो गया, एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव हो गया। और अगर एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव हो गया तो वो प्रोसेस भी क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। तो अभी तक हमारे दिमाग में ये दो बातें हैं कि चेंज इन एंथैल्पी अगर नेगेटिव हो और चेंज इन एंट्रोपी अगर पॉजिटिव हो तो ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ये तो पहले ही क्रॉस कर चुके थे हम कि भाई पॉजिटिव भी होता है तो भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, इसी के लिए इस टर्म को लाया था, है ना, हाँ ना, क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अब आपके सामने एक नया टर्म आने जा रहा है जो ये बताता है कि ये दोनों ही सफिशिएंट नहीं है, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है बताने के लिए। क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात क्लियर होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, ठीक है, मान रहे, हो सकता है आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो बेसिक से ही बता रहे हैं, पढ़े हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज। आई एक्सपेक्ट कि आप यूट्यूब में कई वीडियोस इसके देखे होंगे। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको आज क्लियर जरूर हो रहा होगा ये चीज कि पढ़ क्यों रहे हैं। आपको पता होगा गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं ये पता हो रहा होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी का। तो पहले गिब्स एनर्जी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं। तो लिख रहा, नीदर डिक्रीज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में जो डिक्रीज होता है मतलब नेगेटिव आता है, नॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी में इंक्रीमेंट मतलब पॉजिटिव जो आता है, alone can determine the direction of spontaneous change for these systems। कोई सिस्टम है और एंट्रोपी में इंक्रीमेंट हो रहा है या एंथैल्पी में डिक्रीज हो रहा है, ये डिसाइड नहीं कर सकता है अकेले कि वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस के तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। स्पॉन्टेनियस की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा का बोलने का मतलब ये है कि मान के चलिए, देखिए कोई भी सिस्टम है, मान के चलिए उसका एनर्जी अगर घट रहा है, एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इतना तो केमिस्ट्री में आप पढ़े हो। अगर एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा अपने आप। अरे भाई कोई भी खुद को स्टेबल बनाना चाहता है, तो एनर्जी अगर डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है वो क्या हो जाएगा, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो वो बात अभी तक तो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ है, जो डिस्कस कहां पर होगा, आपका गिब्स एनर्जी। लिख रहा है, फॉर दिस पर्पस वी डिफाइन अ न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन, द गिब्स एनर्जी और गिब्स फंक्शन। इसे गिब्स एनर्जी कहो या गिब्स फंक्शन कहो, एक ही बात है। क्लियर है कि नहीं? हम डायरेक्ट बताने जा रहे हैं फॉर्मूला कैसे आया। चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू, अब क्या है गिब्स एनर्जी अभी तक नहीं बताया, बताएंगे। चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। टी को काहे लेके आ गया भाई साहब, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए नहीं कोई फॉर्मूला।
यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में पढ़े हो ना। अगर यहाँ टेम्परेचर नहीं लिखोगे ना तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन अलग अलग हो जाएगा, और डायमेंशन अलग होने से इक्वेशन करेक्ट नहीं होता, उसको डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए टेम्परेचर को लिखा गया। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट चेंज change in Gibbs energy. Change in Gibbs energy. What is this? Enthalpy change या change in enthalpy? Enthalpy change. And what is this? Entropy change या change in entropy? अब क्या है ये गिब्स फ्री एनर्जी समझाने में हमें आसानी होगी। सुनिए ध्यान से। हमने ये कहा कि एंथैल्पी में कम, अगर एंथैल्पी डिक्रीज कर जाए तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, लेकिन बाद में इसको हम लोग इनकरेक्ट कह दिए कि कभी कभी इंक्रीमेंट होने से भी हो जाता है। कारण क्या था? कारण ये था क्या कि अगर आप किसी सिस्टम में कुछ अमाउंट ऑफ एंथैल्पी मतलब हीट दे रहे हैं तो एंथैल्पी उसका इंक्रीज करेगा। तो एंथैल्पी अगर इंक्रीज करेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा। रैंडमनेस बढ़ेगा बोलने का मतलब हम कह रहे हैं बच्चा, अगर आपके पास ये सिस्टम है, इफ दिस इज अ सिस्टम, क्लियर है, आप इस पर वर्क करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? वर्क। तो आप कैसे वर्क कर सकते हो? हीट देकर के वर्क कर सकते हो। हम इस पे हीट दिए, हीट एडेड टू द सिस्टम, मतलब इंथैल्पी में इंक्रीमेंट आपने कर दिया। तो क्या जो भी हीट आपने यहां सप्लाई किया वो सारे, क्या वो सारे हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ है? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जैसे ही आपने हीट दिया उसमें एंट्रोपी भी इंक्रीज हो गया। एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। बोलने का मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो रहा है बच्चा। जो हीट आप पूरा पूरी सप्लाई कर रहे हो किसी सिस्टम में, वो कंप्लीटली आपके वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सो देखिए ध्यान से, दिस अमाउंट ऑफ हीट यू आर अप्लाइंग टू द सिस्टम, दिस अमाउंट ऑफ हीट यू आर वेस्टिंग। और जो हीट अप्लाई किया माने सप्लाई किया और जो अमाउंट वेस्ट हुआ, अगर उससे डिक्रीज कर दिया जाए, घटा दिया जाए, माइनस किए घटा दिया जाए, तो क्या निकलेगा? जो यूज हुआ है आपका सिस्टम। सो दिस इज द यूजफुल एनर्जी that is provided to the system to do work. समझ में आया? What is Gibbs free energy? It is the useful work done. It is the useful work done. इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी से सिस्टम में आप वर्क कर पा रहे हो, बाकी तो वेस्ट हो रहा है। समझे कि नहीं सर? ये आपने पूरा पूरी कंप्लीटली अप्लाई किया, ये आपका वेस्ट हुआ, तो जो अप्लाई किया उसमें से वेस्ट को घटा दिया गया, तो जो बचा वो क्या बचा? यूजफुल वर्क बचा। आप कह सकते हैं यूजफुल एनर्जी बचा। So the Gibbs free energy is nothing but the useful work done on the system. समझ में आया? जो अभी तक ये बात इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था वो आप क्या लिख रहा है यहाँ पे देखिएगा। डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज द नेट एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, इज द नेट एनर्जी अवेलेबल टू द यूजफुल वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो बताया हमने वही बात कहा कि यही अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सिस्टम वर्क कर सकता है जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी का हेल्प लेते हुए। इसका एक्स्ट्रा जो भी एनर्जी था वो तो एंट्रोपी में वेस्ट हुआ। एंट्रोपी क्या है? एक तरह का वेस्टेज है। जितना ज्यादा एंट्रोपी है सिस्टम में वो आपका उतना ज्यादा वेस्टेज है। तो लिख रहा है डेल्टा जी इज द नेट एनर्जी अवेलेबल टू द यूजफुल वर्क एंड इज दस अ मेजर ऑफ द फ्री एनर्जी। इसे हम फ्री एनर्जी का मेजर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं जानते हो? ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं कि डेल्टा जी इज वर्क। कौन सा वर्क? बोलेंगे सर यूजफुल वर्क। कौन सा वर्क? यूजफुल वर्क। ये यूजफुल वर्क है जो यूज कर सकते हैं आप। और इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा बताओ तो जरा। वाई नेगेटिव? बिकॉज दिस इज फ्री एनर्जी, दिस इज अवेलेबल एनर्जी। ये जो वर्क है आप सिस्टम पर कर रहे हो। सिस्टम पर जब भी वर्क होता है वो वर्क तो पॉजिटिव होता है, हाँ कि ना? ये खुद में पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव क्यों डाल रहे हो आप? गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव क्यों डाल रहे हो आप? ये बताओ जरा। क्योंकि आपने एंट्रोपी को उससे घटा दिया है, इसलिए हमेशा नेगेटिव आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो, हमेशा बोलने का मतलब अगर प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है, तो अगर अपने आप होने वाला प्रोसेस है तो ऑटोमेटिक ये नेगेटिव साइन आना ही आना है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बात था इसके लिए, ठीक। इसीलिए
जो फ्री एनर्जी कह रहे हैं, जो गिब्स एनर्जी है ना, इसका नाम फ्री एनर्जी भी है, ठीक है ना। फ्री एनर्जी क्यों कह रहे हैं? दिस इज द अवेलेबल एनर्जी। तो लिख रहा फॉर दिस रीजन दिस इज नोन एज द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जो फ्री एनर्जी होता है, इसीलिए इसका नाम फ्री एनर्जी है। गिब्स एनर्जी बोलो या गिब्स फ्री एनर्जी बोलो, एक ही बात है। बोलने का मतलब अब ये है कि डेल्टा जी का वैल्यू बच्चा जब नेगेटिव होगा, याद रखो याद रखो, जब भी नेगेटिव होगा तो वो प्रोसेस क्या होने जा रहा है? स्पॉन्टेनियस होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तब स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो गया गलती से, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अभी थोड़ा देर पहले डेल्टा एस अगर जीरो हुआ था तो क्या लिखे थे? इक्विलिब्रियम। उसी प्रकार डेल्टा जी अगर जीरो है, बोलने का मतलब कोई भी अवेलेबल एनर्जी आपके पास नहीं है जो वर्क कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वो स्टेट किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम पे है। याद रखिएगा, ये इक्विलिब्रियम के लिए है, ठीक है। तब दिमाग में अब कंफ्यूजन आएगा, सवाल कैसे बनते हैं सर, सवाल कैसे पूछा जाता है। ये दो बातें दिमाग में डाल ली कि डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, और यहाँ डेल्टा जी नेगेटिव। ये तीनों ही कंडीशन किसको बता रहा है? स्पॉन्टेनियस को बता रहा है। एक टेबल के हेल्प से आपको याद करने का तरीका भी बता देंगे। एक टेबल के हेल्प से हम कोशिश करेंगे कि ये चीजें याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में सवाल आते हैं कि कौन सा प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, इस तरह से मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये पूछा जाता है। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गया कि गिब्स एनर्जी क्या है? यूजफुल वर्क डन, जिस वजह से होता है किसी सिस्टम में, वही है गिब्स फ्री एनर्जी। याद रखिएगा इस बात का। बाकी तो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक टेबल आपके सामने बनाएंगे जिसके हेल्प से आप कई सारे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। आप अगर इस टॉपिक के बाद क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो आप अधूरा पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ थ्योरेटिकली आपको स्ट्रांग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये थ्योरीज आप क्वेश्चंस में अप्लाई कीजिए, बनेगा डायरेक्ट। सही कह रहे हैं। देखिए, मान के चलिए कि अब एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हम एंथैल्पी में चेंज, एंट्रोपी में चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। और इनका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है? तो जो मेन फॉर्मूला पढ़ा इन तीनों को रिलेट करने का, वो पढ़ा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये तो दिमाग में आ गया है। क्लियर है कि नहीं? बताइए जरा, सुनिए ध्यान से। ये देखो ध्यान से, ये डेल्टा जी पॉजिटिव कब आएगा बोलना है। यहाँ डेल्टा जी ये पॉजिटिव कब आएगा? ये डेल्टा जी पॉजिटिव कब आएगा? यहाँ पॉजिटिव लिख दिया जबरदस्ती। बोल, डेल्टा जी पॉजिटिव कब आएगा? देख यहाँ पे ध्यान दे, डेल्टा एच जब, इधर ध्यान दे, क्या कर रहे हो? डेल्टा जी पॉजिटिव कब आएगा? जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। यस और हाँ कि ना? डेल्टा एच जब पॉजिटिव होगा। यहाँ डेल्टा एच की जगह हम पॉजिटिव लिख रहे हैं। और अगर डेल्टा एस को भी पॉजिटिव बना ले तो कोई प्रॉब्लम है? तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिव बना ले तो भी क्या होगा? बोल बोल, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो भी तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। हम कह रहे हैं नेगेटिव अगर ले लें। अभी थोड़ा देर पहले ये कंडीशन तुम पढ़े थे शायद? नहीं नहीं, ये नहीं पढ़े थे, इसका जस्ट रिवर्स पढ़े थे। क्या रिवर्स पढ़े थे? ये लिए थे तुम नेगेटिव, ये लिए थे तुम पॉजिटिव, और ये लिए थे तुम नेगेटिव। क्या सेटिस्फाई कर रहा फॉर्मूला? जरा चेक कीजिएगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, डेल्टा एच अगर ये अगर पॉजिटिव है, तो देखिए ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हाँ ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये हमने बोला था कौन सा प्रोसेस के लिए है बच्चा? स्पॉन्टेनियस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आ गया किस तरह से याद रखते हैं? क्लियर है? अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी जब पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। बोले तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सुनो ध्यान से, आपको फंसाने के लिए क्या किया जाए, ये वैल्यूज देंगे और आपको डिसाइड करना है इसके वैल्यू के हिसाब से। नहीं समझ में आया? चेक कीजिए। लेट सपोज ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है,
डेल्टा एच पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा बोलो जरा। डिपेंड करता है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, हाँ कि ना, तुम फंसोगे। तो इसका मतलब हो सकता है यहां पर आंसर प्लस भी आए, हो सकता है माइनस भी आए, बोलो हाँ कि ना। आ सकता है कि नहीं, आ सकता है ना। क्लियर है कि नहीं, ठीक। मान के चलिए ये दोनों नेगेटिव कर दिए, दोनों को नेगेटिव कर दो, इसको भी नेगेटिव कर दो, इसको भी नेगेटिव कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। हो सकता है ये अगर ज्यादा हो तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, अगर ये ज्यादा हो तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, मतलब दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये अल्टरनेट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका रिजल्ट नेगेटिव भी दे सकता है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी दे सकता है। आपको बस देखना ये है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। कि डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। क्लियर है कि नहीं। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलिए समझ में आ रहा है, यहाँ पे फंसाएगा आपको, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं आपको कि क्या देखना है, आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, डेल्टा जी का। लेकिन सर इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, क्योंकि इसका रिजल्ट नेगेटिव कब आया है, ये जब नेगेटिव और पॉजिटिव लिए, और ये जब नेगेटिव नेगेटिव लिए हैं तो नेगेटिव आया, दोनों में कोई डिफरेंस, हाँ डिफरेंस है। ये जो बात हम कर रहे हैं ना, एट ऑल टेम्परेचर कर रहे हैं, एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर आप ये बता सकते हैं। लेकिन ये जो दो बातें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, एट हाई टेम्परेचर डिस्कस होता है, एट हाई टेम्परेचर। काफी ज्यादा टेम्परेचर होगा उस समय ऐसा होगा, अदरवाइज जो लो टेम्परेचर्स हैं उनमें ये डिसाइड करके बताएगा आपको। क्लियर है कि नहीं, बस यही डिफरेंस है। बाकी ये टेबल समझ में आ गया होगा, टेबल समझ में आ गया है बच्चा लोग, क्लियर है। मतलब इससे रिजल्ट जो है पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर हम कुछ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं भी लिखे तो चलेगा, कुछ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं भी लिखे तो चलेगा, यहाँ भी कुछ डिसाइडिंग फैक्टर लिखे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, बस ये देखना होता है कि माइनस माइनस है, ये देखना होता है प्लस प्लस है। इसका रिजल्ट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसका रिजल्ट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं जो कि क्लास 12 में काफी ज्यादा यूज होगा, तो और थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर से भी रिलेटेड, तो ध्यान दीजिए। हम एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, एज इट इज लिखेंगे, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। नोट लगा दिए, मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं। क्लियर है कि नहीं, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसमें ऐड करना होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, जब गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें ऐड करना होगा आपको 2.303, 2.303, उसके बाद आर, उसके बाद टी, उसके बाद लॉन लिखिए, लॉग लिखना होगा भाई, 2.303 लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा लॉग, और यहां पर लिखना होगा, नहीं अभी कैसे नहीं आएगा, अभी क्यू आएगा, 2.303 RT log Q। log Q क्या है, Q आपको इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, या पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, रिएक्शन कोशिएंट है। क्या है, रिएक्शन कोशिएंट। क्या है, रिएक्शन कोशिएंट है। और ये रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है, तो मैं थोड़ा बहुत बता दूं, क्योंकि ये तो नेक्स्ट चैप्टर का बात है, इक्विलिब्रियम का बात है। लेट सपोज एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। लेट सपोज A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ध्यान दीजिएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को लिख दीजिए। मान लीजिए A को बैलेंस कर रहे हैं, B को बैलेंस कर रहे हैं, C को बैलेंस कर रहे हैं, D को बैलेंस कर रहे हैं, और इस तरह का एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। एट एनी टाइम, इक्विलिब्रियम में नहीं, एट एनी टाइम रिएक्शन कोशिएंट कैन बी रिटन एज द concentration of the reactants upon the concentration of the concentration of the products upon concentration of the reactants।
ये रिएक्शन कोफिशिएंट, और एक बात इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को पावर में डालने का एट एनी टाइम, एट नॉट एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक बात और, अगर इक्विलिब्रियम पढ़ लिए तो आपको ये बात पता होगा, एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में चला जाता है, एट इक्विलिब्रियम, ये जो रिएक्शन कोफिशिएंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, मतलब यही हो जाता है। क्लियर है ना? लेकिन इक्विलिब्रियम पे, जब इक्विलिब्रियम होगा तब होगा ये चीज, अदरवाइज नहीं। ये चीज तो कभी भी लिख सकते हैं, नॉट एट इक्विलिब्रियम एवरीवेयर, बट इट कैन बी रिटन ओनली एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप पढ़े हुए होंगे तो इक्विलिब्रियम समझ रहे होंगे, अदरवाइज आप एज इट इज नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो अगर इस फॉर्मूला को हम इक्विलिब्रियम पे बात करें, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, बच्चा इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा कि इक्विलिब्रियम में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। अभी पढ़ा ना, पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम। और अभी हमने आपको बताया कि ये जो Q है वो किसके बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो अगर इक्विलिब्रियम पे इस फॉर्मूला को हम लिखने जाएंगे तो कैसे लिख पाएंगे? ये तो हो गया जीरो, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बच रहा है आपका, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बच रहा है आपका, ये इधर लिख दिए तो इसका मतलब इसका माइनस लिखना होगा, 2.303 RT, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉग Q की जगह क्या लिख देंगे, के इक्विलिब्रियम। भाई साहब आप केसी केपी पढ़ते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो वही चीज यहाँ पर बैठा सकते हैं आप। क्लियर है कि नहीं? केसी बैठा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और केपी बैठा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? ये फॉर्मूला क्लास 12 में यूज करेंगे हम, क्लास 12 में यूज करेंगे, पैनिक मत कीजिएगा, क्लास 12th में यूज होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाकर। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए एक बात और थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, ये जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हमने लेकर के आ गया, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर देंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है बच्चा, इससे क्वेश्चन बनता है, इससे 11th क्लास में उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए हमने हाईलाइट कर दिया, 12th के लिए मैं बता के जा रहा हूँ यहाँ से। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है ना, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, या इसको ऐसे बोल सकते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है कोई चीज बना रहा है, कोई कंपाउंड बना रहा है, और यहाँ पर कहां से बना रहे हैं तो हम बोलेंगे कोई एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट जो है वहां से बना रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? देखिए पढ़ते हैं कि द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, इसका सिंबल ये हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी दैट accompanies the formation of 1 mole of substance। कितना बन रहा है? 1 mole of substance, मतलब 1 mole of compound बनने जा रहा है in its standard state from its constituent elements in their standard state। मतलब जो एलिमेंट्स है जहां से कंपाउंड बन रहा है वो सारे एलिमेंट्स अपने एलिमेंट्री स्टेट में है, मतलब अपना स्टैंडर्ड स्टेट में, और जो कंपाउंड बन रहा है वो भी अपना एलिमेंट्री स्टेट, सॉरी उसके स्टैंडर्ड स्टेट में है। क्लियर है कि नहीं? उस समय जो रिएक्शन होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आप लिखने जानते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन लिखना है आपको, और स्टैंडर्ड के लिए नोट का इस्तेमाल कीजिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बात होगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा ना, सम ऑफ, पहले आप क्या करते थे, कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, बीआई लिखा करते थे, कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी, सॉरी लिखते थे, लेकिन अब क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, एफ का यूज हो रहा है फॉर्मेशन के लिए, माइनस हो जाएगा सम ऑफ एआई मतलब क्या हो गया आपका, कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और यहां पर क्या लिखेंगे, डेल्टा एफ जी नोट, किसके लिए भाई साहब, ये है रिएक्टेंट्स का स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन, और ये क्या है ना, प्रोडक्ट्स का गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन। जो आप एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन के लिए लिखते थे वो आप आज गिव्स फ्री एनर्जी के लिए सेम चीज लिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा कितना मोल फॉर्म कर रहा है, 1 मोल फॉर्म कर रहा है, उसके लिए ये लिखा जाता है। एक बात और इंपॉर्टेंट जो यहाँ डिस्कस करेंगे, कोई भी एलिमेंट उसका जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है उसका डेल्टा एफ जी नोट का वैल्यू 0 होता है। बोलने का मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर
any element in their standard state, element in their standard state, क्या होता है उसका वैल्यू 0। जैसे कि मान के चलिए सोडियम, इसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज क्या होगा 0। सोडियम इसी तरह से सॉलिड लिखना पड़ेगा बगल में भाई साहब, ठीक है। मान लीजिए क्लोरीन लिख रहे हैं, क्लोरीन क्या है, गैस है। ब्रोमीन लिख रहे हैं, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। आपको आयोडीन लिख रहे हैं, आयोडीन क्या है, सॉलिड है। अगर इस तरह से लिखा हुआ इन सभी के लिए चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा 0। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेल्टा जी नोट 0 होगा, डेल्टा जी 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? सो इसी बात के साथ हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड द होल थर्मोडायनेमिक्स। हमने बहुत सारे लेक्चर्स डिटेल में लिया है, ये वन शॉट वाला कहानी तो बिल्कुल भी नहीं था। आई होप अगर सीक्वेंस वाइज आप सारे वीडियोस को देख रहे होंगे तो पक्का एंजॉय कर रहे होंगे। अगर उनमें कोई भी डाउट्स है तो अभी भी टाइम है, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल डायरेक्टली आंसर यू और मे बी थ्रू अ सेपरेट वीडियो। तो इस चैप्टर का हुआ यहीं पे समाप्ति। आपके लिए ये छोड़ करके जा रहे हैं कि क्वेश्चन बनाएं, इस टॉपिक का क्वेश्चन बनाएं। इसके पहले के सारे वीडियोस में हमने क्वेश्चन, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिया है। इसके लिए आपको सिर्फ मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं, और मेहनत आपको करना जरूरी है बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर द एग्जामिनेशन। आई एम नॉट, और कोई भी टीचर यही चाहेगा कि आप अपाहिज ना बने, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज स्टूडेंट्स हमेशा ये चाहता है कि टीचर सब कुछ करा दे, तो टीचर का ये काम नहीं होता कि सब कुछ करा दे। आज आपको अपाहिज बनाया जा रहा है ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन ही आप शायद हमें देख रहे हैं, लेकिन हम ऑनलाइन का ही बुराई कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि गजब कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ये रियलिटी है। देखिए हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते थे ना, तो हम लोग का पढ़ाई का तरीका अलग था। क्या था कि मॉर्निंग में उठ रहे हैं, स्कूलिंग आवर्स में स्कूल जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, फिर अपना कोचिंग ट्यूशन जहाँ भी जा रहे हैं, फिर घर आकर के स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, ये सारे बनाते। दिस वाज आवर लाइफस्टाइल। अब आप लोगों का लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बिकॉज आप सभी के हाथ में फोन और टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो इसके साथ आपको हैबिचुएटेड हो चुके हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप, होता है ना कि एक कार चला रहे होते हैं ना जब, तो कार में 4 पहिया होता है ना, लेकिन एक पीछे स्टेपनी डाल करके रखते हैं। तो ऑनलाइन को ना आप एक स्टेपनी के जैसा यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग इट इज यूजलेस थिंग, इट इज यूजफुल, बट यूज इट एज अ स्टेपनी, नॉट एज द प्रॉपर टायर ऑफ अ कार। क्लियर है कि नहीं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गोइंग टू यू। चलिए इसके साथ हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।